हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है IS2 इन्वेंट्रीज। IS2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। IS2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज। IS2 आपको गाइडेंस देता है किस तरीके से आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। IS2 आपको गाइडेंस देता है किस तरीके से आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है और सब्सिक्वेंटली एज एन एक्सपेंस, अगर आप इन्वेंट्री सेल करते हैं तो इसको एज एन एक्सपेंस, या अगर कोई राइट डाउन होता है NRV पे तो इसको एज एन एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फार्मूला। IS2 आपको कॉस्ट फार्मूला से रिलेटेड भी गाइडेंस देता है जिससे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अब आए IS2 के स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं जरा देखते हैं। इन्वेंट्री इंक्लूड एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आप एसेट अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, रूटीन बिजनेस में जो आप एसेट सेल करते हैं वो इन्वेंट्री कहलाती है और वो IS2 के स्कोप में एडेड है या इंक्लूडेड है। इसी तरीके से कोई एसेट जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हो और उस एसेट को आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, आसान लफ्जों में इसको हम वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं। जो आपका वर्क इन प्रोसेस है वो भी आपके जो इन्वेंट्री के अंदर शामिल है और IS2 के स्कोप के अंदर शामिल है। इसी तरीके से मटेरियल और सप्लाईज जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होंगी, एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपकी इन्वेंट्री के अंदर शामिल है और वो IS2 के स्कोप के अंदर इंक्लूडेड है। तो आए अब देखते हैं किस तरीके से हम इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ परचेज में सारे टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग की कॉस्ट इंक्लूड करनी है और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन तो होगी, इसमें आप अपनी लेबर की कॉस्ट और आपके जो ओवरहेड हैं, फिक्स और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं, सिर्फ कौन से ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो होंगे वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर आएंगे। इसी तरीके से अगर कोई अदर कॉस्ट होगी तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल होगी। अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आप इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर करेंगे। कॉस्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो गुड्स बाई करती है ओवरसीज सप्लायर से। हमने 1000 यूनिट्स कंपोनेंट एक्स ऑर्डर किया जिसकी कोटेड प्राइस है रुपीज़ 1200 पर यूनिट। हमने ट्रेड डिस्काउंट नेगोशिएट किया, कितना परसेंट, 5% ड्यू टू द साइज ऑफ द ऑर्डर। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ₹60 पर यूनिट पे करनी पड़ेगी। वंस द गुड्स आर रिलीज, जब गुड्स रिलीज होंगे तो हमें डिलीवरी कॉस्ट 5000 बेयर करनी पड़ेगी। तो आए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड हम इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर करते हैं। सबसे पहले हम परचेज प्राइस की तरफ आते हैं। 1000 यूनिट्स हम बाई करने जा रहे हैं। एक यूनिट की प्राइस कितने रुपए है, 1200। मैं सारी कॉस्ट शामिल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 5% डिस्काउंट मिला है, तो मैं इसको नेट करके 95% ले लेता हूँ परचेज प्राइस। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1200 इंटू 95%, तो मेरे पास परचेज प्राइस आ गई 11,40,000। 1000 यूनिट्स में ऑर्डर करने जा रहा हूँ। एक यूनिट पे इंपोर्ट ड्यूटी 60 पे करनी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी, 60,000। इसी तरीके से डिलीवरी कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी है, 5000। इन तमाम कॉस्ट को आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। हमने एक एग्जांपल देखी मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड। आए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करता है एयर कंडीशन सिस्टम्स। दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है। ईच यूनिट रिक्वायर्ड कंपोनेंट एक्स, वन कंपोनेंट एक्स एट 1205 ईच, वन कंपोनेंट वाई एट ₹800 each, sundry raw material at a cost of ₹150. Company has also faced the monthly expenses as follow: factory rent, energy costs,
Selling and admin costs. Each unit required 2 hours to assemble. Production worker are paid rupees 300 per hour. Production overhead absorbed in the units of production using an hourly rate. The normal level of production per month is 1000 hours. तो आए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं। मटेरियल की कॉस्ट में ये तीन चीज़ें शामिल होंगी। कंपोनेंट एक्स चाहिए वन कंपोनेंट वाई चाहिए और सन्ड्री रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो कंपोनेंट एक्स की कॉस्ट 1205, कंपोनेंट वाई की कॉस्ट हमने ले ली 800, सन्ड्री रॉ मटेरियल ले लिया 150। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम अपनी इन्वेंट्री की जो परचेज प्राइस है उससे क्या करते, माइनस करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो हम तीनों कंपोनेंट की प्राइस को एडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगा 2155। लेबर जो है वो 2 आवर्स जो है वो ईच यूनिट पे काम करेगा और 1 घंटे का जो लेबर का रेट है ₹300 पर आवर। तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 300 क्या, तो लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई, 600 आ गई। अब आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड की तरफ। प्रोडक्शन ओवरहेड में आप ज़रा देखिएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में ज़रा देखिएगा हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। फैक्ट्री रेंट है, एनर्जी कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट नहीं है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। इस वजह से इस कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो आए फैक्ट्री रेंट कितना है 16,500, एनर्जी कॉस्ट कितनी है 7,500, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है नॉर्मल बेसिस पे 1000 आवर्स। जब 16,500 प्लस 7,500 ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए जो हमारे जो बनते हैं कितने 24,000 के डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास 24 पर आवर जो है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। 24 पर आवर, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में 2 आवर्स रिक्वायर्ड है, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में 2 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड जो आ गए वो कितना आ गए 48। जब आप इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। याद रखें नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करने। इस वजह से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट को हमने क्या मार दिया, इग्नोर मार दिया, इसको हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया। तो आए बात करते हैं IS2 के मेजरमेंट रूल के ऊपर। IS2 कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। IS2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। हम एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू XYZ कंपनी। द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू XYZ कंपनी। कितने यूनिट्स हैं 100 यूनिट्स हैं। रॉ मटेरियल एक यूनिट में कितने का रिक्वायर्ड है 160 का, प्रोडक्शन ओवरहेड 15, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, एट्रीब्यूटेबल सेलिंग कॉस्ट भी दिया हुआ। अब जरा समझिएगा, मैं बात कर लेता हूँ पहले सिर्फ प्रोडक्ट ए के ऊपर, फिर प्रोडक्ट बी के ऊपर आएंगे। प्रोडक्ट ए की अगर बात की जाए तो रॉ मटेरियल ईच यूनिट में कितने का रिक्वायर्ड है 160 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, जो कॉस्ट आ गई वो 175 आ गई। अगर मैं 100 यूनिट्स की बात करूं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी 17500। इसी तरीके से NRV की बात की जाए, NRV निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एट्रीब्यूटेबल सेलिंग कॉस्ट। तो हमारी जो NRV आ गई वो 173 आ गई इंटू 100 यूनिट्स, तो ये हमारी अमाउंट आ गई 17,300। इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब हमारी कॉस्ट 17,500 है और NRV जो है वो 17,300 है। तो जो बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री की वैल्यू रिपोर्ट होगी वो होगी 17,300। 17,500 से इन्वेंट्री की वैल्यू 17,300 पे आ गई, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है, वो मेजर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। अब जो हमारे पास 200 का इन्वेंट्री का राइट ऑफ हो रहा है उसको जनरल में हम रिकॉर्ड करना सीखते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
क्योंकि जब इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी तो इन्वेंट्री हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो एक्सपेंस हो रहा है उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से हम अजम्पशन लेते हैं नेक्स्ट ईयर एक यूनिट की एनआरवी 174 हो गई, प्रीवियस ईयर हमारी एनआरवी 173 थी, अब हमारी एनआरवी हो गई 174। अगर मैं इसको 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 1,74,000 आ जाएगा। अगर मैं इसको 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,74 नहीं 17400 17,400 आ जाएगा। अब ज़रा मेरी बात सुनिएगा, जो नेक्स्ट ईयर एनआरवी में चेंज आया है, जो बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट होनी है वो 17,400 होनी है। अब ये जो हमारा इन्वेंट्री का एनआरवी नेक्स्ट ईयर जो चेंज हुआ है 17,300 से 17,400 पे, इसको हम कहेंगे रिवर्सल ऑफ एनआरवी। अब जरा सुनिएगा, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई 100 रुपीज़ से, तो हम इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आए एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्रोडक्ट बी की। प्रोडक्ट बी 100 यूनिट्स, रॉ मटेरियल 50 का और प्रोडक्शन ओवरहेड 10 के। तो हमारी प्रोडक्ट बी की कॉस्ट हो गई कितनी, 50 प्लस 10, तो हमारी कॉस्ट हो गई 60। और इसी तरीके से अब अगर हम प्रोडक्ट बी की एनआरवी पे बात करें, एनआरवी जो है 175 माइनस 10 यानी 165। इन्वेंट्री जो है लोअर ऑफ कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, 60 पे इन्वेंट्री बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी। इस बार कोई राइट डाउन वगैरह नहीं हुआ जिसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट बी की रिकॉर्ड होगी वो 60 पर यूनिट के हिसाब से होगी, इनटू 100 जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो है आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट रिप्रेजेंट हो जाएगी 60 इंटू 100, तो ये आपकी 6000 की कॉस्ट हो गई। हमने IS2 इन्वेंट्री से रिलेटेड एनआरवी का कॉन्सेप्ट देखा। अब आए तो दोबारा ज़रा ऑब्जेक्टिव को रीड करते हैं। IS2 प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज। इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन करना सीख लिया, इसको किस तरीके से सब्सिक्वेंटली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, राइट डाउन अगर एनआरवी पे होता है किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। और अब आपकी जो लास्ट चीज़ डिस्कस करना रह गई है वो है कॉस्ट फार्मूला। IS2 में जो कॉस्ट फार्मूला यूज़ होते हैं, IS2 में जो कॉस्ट फार्मूला यूज़ होंगे वो दो कॉस्ट फार्मूला यूज़ होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, ये कॉस्ट फार्मूला जो है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ इन्वेंट्री में मिल जाएंगे। अब लास्ट चीज़ जो IS2 से रिलेटेड है, जो लास्ट चीज़ IS2 से रिलेटेड है वो है डिस्क्लोजर्स। अब IS2 में क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाएंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर इन्वेंट्री। IS2 की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है जैसे फीफो और वेटेड एवरेज, जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो आप यूज़ कर रहे होगे उसको आपको डिस्क्लोजर में मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कैरिंग अमाउंट, चाहे वो मर्चेंडाइज का हो, सप्लायर का हो, वर्क इन प्रोसेस का हो, फिनिश गुड का हो, उन तमाम कैरिंग अमाउंट को डिस्क्लोजर में मेंशन करना है। अगर कोई कैरिंग अमाउंट जो है इन्वेंट्री की वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे भी अगर मौजूद है तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना है। अगर कोई राइट डाउन हुआ है, अगर कोई इन्वेंट्री का राइट डाउन हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोजर में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई राइट डाउन में एनआरवी पे रिवर्सल हुआ है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स में डालना पड़ेगा और रीज़न भी बताना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस बतानी पड़ेंगी रिवर्सल की। अगर कोई इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट प्लेज एज अ सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज़ है तो इसको भी आपको डिस्क्लोजर में शामिल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको भी आपको डिस्क्लोजर में शामिल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।